उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर शनिवार को जौलीग्रांट स्थित एक होटल में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जिसमें 2027 फतेह की रणनीति बनी। शाम के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। बूथ स्तर तक पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने की बात कही गई। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि तीसरी बार प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, जिस पर विपक्ष ने तंज कसा है। तो कौशलार में आज हम जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो हुई कोर कमेटी की बैठक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस कोर कमेटी की बैठक के बाद 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति बन चुकी है। 17 फरवरी को प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी। इसके अलावा आपको बता दें 7 मार्च से 14 अप्रैल तक ये प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा और इस प्रशिक्षण अभियान में बूथ लेवल तक जाकर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी इस दौरान होंगे और उनसे नए वोटर से भी जोड़ा जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जानकारियां साझा की जाएंगी। 2027 विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देगी, अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सवाल है। और क्वेश्चन आवर में इसी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बीजेपी नेताओं ने 2027 में जीत का दावा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस रणनीति के तहत अगर हम कार्य करेंगे और इस रणनीति के तहत ही अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2027 जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस जो है वो बेवजह का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उनकी दाल गलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। 2027 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी और इस बार हैट्रिक लगाया जाएगा। तो देखिए, बूथ स्तर पर जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो इस वक्त आयोजित किए जाएंगे और इसी के साथ 23 मार्च को लेकर भी रणनीति बनाई गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में धामी सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे और उसको लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उस वक्त भी बड़े कार्यक्रमों के आयोजन होने वाले हैं। तो ऐसे में देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान आपको बता दें जेपी नड्डा तो मौजूद रहे, सीएम धामी के साथ तमाम विधायकगण, मंत्रीगण, नेतागण सभी लोग इस बैठक में आयोजित रहे। लेकिन 2027 को लेकर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जो इस बार रणनीति बनाई गई है, आखिरकार वो रणनीति क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कांग्रेस पर जो निशाना साधा गया उस पर भी विचार किया जाएगा। सीधे चर्चा में जुड़े हमारे पैनलिस्ट का रुख करते हैं और सीधे आपका परिचय कराती हूँ। संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए, चर्चा में जो हम तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे उससे जो जुड़ा एक सबसे बड़ा सवाल है कि जनता आखिरकार 2027 में किसको चुनने जा रही है। सीधे संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, आखिरकार इस कोर कमेटी में 2027 को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है जो कि पहले चुनावों से बहुत अलग रही? संजीव जी। संजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी संजीव जी बोलिए। निश्चित, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास के मुद्दे पर विकास के एजेंडे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाती है और इस बार भी हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। अपना 4 साल की उपलब्धियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता को ये बताने के लिए कि हमारी सरकार के द्वारा जितने भी वायदे जनता से किए गए उन तमाम वायदों का 90% के आसपास अभी तक हम पूर्ण कर चुके हैं। जनता को एक स्वच्छ, पारदर्शी सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, विकास उन्मुख सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वाली सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको उनके ऊपर पूरा खरा उतरने वाली सरकार हमने दिए है जनता के साथ। हमने जितने भी वायदे किए थे 2022 के चुनाव में, उन तमाम वायदों को पूरा करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर उत्तराखंड नंबर 1 की पोजीशन में आज खड़ा है, उसमें हम चाहे यूसीसी की बात करें, सबको एक समान न्याय देने की बात हो, चाहे धर्मांतरण
कानून की बात करें जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लव जिहाद और इस प्रकार की ठीक है। धर्म परिवर्तन को लेकर, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जिस प्रकार से ठीक है। उत्तराखंड की देवभूमि की जो फिजाओं को खराब करने का जो तो ये तो कांग्रेस धरातल पर की उतर चुकी पूर्ववर्ती चीजें हैं सरकारें ना, काम रणनीति क्या है 2027 में जाने की? संजीव जी, मेरा सवाल ये था आपसे। लगाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और अभी आज जो हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें आगामी 2027 का जो चुनाव आने जा रहा है उसमें हम कैसे जो हमारा प्रचंड बहुमत की सरकार है उसको पुनः लाने के लिए और अधिक बड़े बहुमत के साथ हमारी पुनः सरकार बने, हैट्रिक लगाने की दिशा में हम लोग जो कार्य कर सकते हैं उसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो तमाम जो हमारा कार्यकर्ता है उसको कितने बढ़िया तरीके से हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है। जबकि विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष के पास आज पूरी तरह से हाथ खाली है, वो करने की दिशा स्थिति में कुछ भी ठीक नहीं है। है। एक ही काम कर सकते हैं, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति ठीक है, कर सकते हैं। मुस्लिम बिल्कुल। आज बैठक में भी यूनिवर्सिटी यही सब चीजों पर की बात मंथन कर हुआ है सकते संजीव हैं जी। और अभिषेक जी आती हूँ आपके पास। संजीव जी, देखिए, यहाँ पर आपने बोला तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा सवाल आपने उठाया है कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस को हमेशा टारगेट किया जाता है मुद्दा विहीन पार्टी, जनता को भ्रमित करने वाली पार्टी, सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए जनता को बरगलाया जा रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, इन तमाम विषयों को लेकर इस वक्त कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। 2027 फतेह करने की रणनीति देखिए कोर कमेटी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर ली है, लेकिन कांग्रेस आखिरकार किस तरीके से तैयार है इन मुद्दों से डटकर लड़ने के लिए? धन्यवाद मिश्र जी। आज का आपका टॉपिक कि भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, अच्छा है। हर पार्टियां अपने स्तर से कार्य कर रही हैं। हमारी पार्टी भी अपने स्तर से चुनाव में जाने के लिए अपने रणनीति बना रही है। ऐसे ही भाजपा भी बना रही है, अनेक सब पार्टियां बना रही हैं। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण का काम कर रही है। तो तुष्टीकरण का काम तो आपको लगता होगा कि लव जिहाद, थूक जिहाद, ये डेमोग्राफिक चेंज और जो जितनी सारी हेट स्पीच, अब तो इनको रिकॉर्ड भी मिल गया कि नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं जो हेट स्पीच करते हैं। और कई मंचों पे उन्होंने ये भी बोला है कि मैं हेट स्पीच करता रहूंगा। तो तुष्टीकरण तो आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से आज इनका जो अपना कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के बाद जब इनके जेपी नड्डा जी गए उसके बाद इनके कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी और बात रख रहे थे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के मुंह से माइक भी छीना जाता है। तो महेंद्र भट्ट जी एक बार तो शक पका गए कि भाई इस तरह से कैसे माइक छीन सकते हैं। फिर उन्होंने उस कार्यकर्ता की बात को बताने के लिए कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, इनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये इनकी रणनीति है कि किस तरह से, लेकिन जनता के बीच में किस तरह से जाएंगे। मैं आपको बताऊं निशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप इस चैनल पे कई बार चर्चा हुई कि 1001 करोड़ का इन्होंने जो पैकेज मीडिया पे खर्च किया है अपनी पॉलिश करवाने के लिए, अब मीडिया भी धीरे धीरे नाराज है। इनकी बातें समझ में आ रही हैं, ये पैसा चंद दिनों का काम आता है, हमेशा काम नहीं आता है। मैं 2026 की शुरुआत आपको बताऊं, 29 जनवरी विकास नगर में 18 साल की छात्रा की हत्या, 31 जनवरी ऋषिकेश में गोली मारकर हत्या, 2 फरवरी पलटन बाजार में लड़की का गला रेत कर हत्या, 11 फरवरी 40 साल के शख्स की हत्या, जो बताया जाता है यहाँ पे हिस्ट्री सेटर है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे व्यवस्थापक हैं या LIU है, पुलिस है, उनको कोई पता नहीं चलता है। अभी 12 फरवरी को हल्द्वानी में डबल मर्डर हो रहा है। कल देहरादून में जिम से बाहर निकलते हुए एक आदमी की गोली मारकर हत्या।
और कल ही चंद्रबनी चौक पे मुश्किल से 15 दिन में मैंने जितनी फेहरिस्त गिनवाई, तो आपकी भी रूह कांप रही होगी कि हम देहरादून छोड़ो, हल्द्वानी, सब जगह, क्या इसलिए हमारा प्रदेश बना हुआ है, या प्रदेश छोड़ो कहीं भी इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? हत्या, भ्रष्टाचार। अब आप ये बोल रहे हैं हम तो अपनी सरकार के विकास के कार्य पे, ये विकास का कार्य दिख रहा है इनको? विकास के कार्य आप जिस तरफ जाएंगे सड़कें खुदी हुई, जिस रास्ते जाएंगे चारों तरफ पुल टूटे हुए मिलेंगे आपको। अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो पुल टूट गए उसमें किसी की जवाबदेही नहीं। वहां पे उन पुलों को क्यों पहले मंजूरी दी गई और कैसे उनको किसने सैंक्शन किया? क्या किसी ने जवाबदेही करी? अब आप देखोगे जब भी कोई दुर्घटना या कुछ होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हम जांच कमेटी बना देते हैं। जांच कमेटी कभी दोबारा अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती। केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल बन जाता है, कोई जांच कमेटी नहीं बनती। सैन्य धाम, यहाँ पे पुरकल गांव में एक सैन्य धाम बसाया जाता है, वहां पे कितना बड़ा घोटाला हुआ उन्हीं के द्वारा, जहां पे तथाकथित मंत्री थे। तो यानी कि अभिषेक जी जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इस पर ध्यान देंगे और आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जांच करवाएंगे, और आपकी सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो जाएगा और कानून का यहाँ पर पूरा परचम लहराता हुआ नजर आएगा। यही सब आप कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। अभिषेक जी, ठीक है, आती हूँ आपके पास इसी सवाल से जुड़ा। लेकिन दीपक रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब बात आती है तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती है और कांग्रेस बीजेपी पर, क्या कंपटीशन में यूकेडी नहीं है? देखिए, यूकेडी के लिए आपको इस प्रदेश का एक कहिए तो रूह तक जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और भारतीय और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, ये चाहकर भी उत्तराखंड जिस उम्मीदों के साथ बना था, जिन सपनों के साथ बना था, उससे अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि वही मूलभूत समस्याएं आज से 25 वर्ष पूर्व जब ये प्रदेश नहीं बना था तब भी तस की वैसी जस की तस है, और आज भी उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के साथ एक आम इंसान लड़ रहा है। ये प्रदेश किस लिए बना था निशित जी? प्रदेश बना था कि यहाँ पर ये अलग संस्कृति का प्रदेश था, भौगोलिक परिस्थिति अलग थी। यहाँ के लोगों को लखनऊ से जो संदेश आते थे, लखनऊ से जो योजनाएं आती थी, उसको यहाँ पर जमीनी धरातल में उतारने में वहाँ की सरकार को परेशानी होती थी। तो जनता को लगा कि शायद हम छोटा प्रदेश बनाएंगे तो शायद वहाँ पर समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन आज भी आप देख लीजिए स्वास्थ्य की स्थिति क्या है इस प्रदेश में 25 वर्षों बाद, शिक्षा की स्थिति क्या है इस प्रदेश में 25 वर्षों बाद, रोजगार की स्थिति क्या है 25 वर्षों बाद, और अब चौथा स्तंभ जो कहते हैं किसी अच्छे लोकतंत्र के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, 25 वर्षों में और उसके 25 वर्षों में, यानी पिछले 50 वर्षों में देहरादून जब ये राजधानी था नहीं था और आज जब राजधानी बना है, आज तक 15 दिन में 6 मर्डर नहीं हुए हैं। आप जितने भी यहां बुजुर्ग रहते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, शांत प्रदेश था, पूछ लीजिएगा। देहरादून की बात कर रहा हूं मैं, जिस जगह हम बैठे हैं जहां राजधानी इस प्रदेश की, कभी भी 15 दिन के अंदर 6 मर्डर नहीं हुए हैं। और इतिहास रहा है, एक मर्डर होता था तो जनता सड़कों पर उतर जाती थी। और आज विडंबना यह है कि जनता सड़कों पर नहीं उतर रही है। जनता ये समझ नहीं पा रही है कि कहां दिक्कत आ रही है। आपने जब आंख बंद करके आंख भर भर के अगर आप वोट देंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होगी कि आज कानून व्यवस्था भी सड़कों पे आ चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, कल एक मर्डर हुआ है आप ही के माध्यम से, आज अखबार उसकी हत्या के 2 घंटे बाद तमाम हमारी सोशल मीडिया में उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे मोबाइल में आ जाती है कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर था झारखंड का। मैं पूछना चाहता हूं, 2017 से वो यहां पर काम कर रहा था, सरकारी ठेके ले रहा था, विभिन्न यहां पर अपने प्रॉपर्टी जोड़ रहा था, तब इंटेलिजेंस कहां थी? तब सरकार कहां सोई हुई थी? ये पूर्णतः मिली भगत है सरकार की, और जो मरने वाला गैंगस्टर मरा। ऐसा कैसे संभव है कि 10 वर्षों से वो इस प्रदेश में काम कर रहा था और हजारों की अपनी संपत्तियां बना रहा था और सोई हुई थी पूरी जनता, और जैसे ही वो मरा शासन प्रशासन ने 2 घंटे में पूरी उसकी हिस्ट्री जांच ली। ये कैसे संभव है? निश्चित रूप से ये लगता है कि ये साठ गांठ की सरकार है, उसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं यहां पर घटित हो रही हैं। आपने कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया है, आपने शिक्षा को यहां पर नजरअंदाज कर दिया है, आपने स्वास्थ्य की समस्या को बिल्कुल देखना बंद कर दिया है।
कौन सा एक दिन का अखबार उठा लीजिए निशी जी, जिस दिन आप दून हॉस्पिटल की खबर ना आई हो कि आज वहां कोई मशीन बंद हो गई, आज ओपीडी नहीं हो पाई, आज वहां पर डॉक्टर नहीं आए। तो ये मूलभूत समस्याओं से आज भी ये प्रदेश गठित है। तो हम यूकेडी इस प्रदेश के प्रति निष्ठावान पहले से भी थी, हम पहले भी अब कटिबद्ध थे इस बात को लेकर, ठीक है। कि हम इस प्रदेश के प्रति हैं, समर्पित भाव से रहते हैं। तो हाँ, ये जनता को देखना है, ये जनता को समझना है कि जिन विषयों को लेकर ये प्रदेश बना था, इन विषयों को अगर इन सपनों को देखकर और इन समस्याओं का अगर निदान है तो वो सिर्फ यूकेडी के पास है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास नहीं है। यानी कि अगर जो प्रदेश के मुद्दों पर नजर डाली जाए तो 2027 में यूकेडी के पास भी वही मुद्दे रहने वाले हैं जो कि प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। निशी जी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास डेमोग्राफी है, थूक है, लव जिहाद है, यूसीसी है, लिव इन रिलेशनशिप है। हाँ। मूलभूत सुविधाओं को जो मूल समस्या है उनका एक भी विषय बता दीजिए, और विकास के नाम पे तो यही यही मैं कह रही हूं कि यूकेडी के पास वो सारे मुद्दे रहने वाले हैं जो कि 2027 में जिसके जरिए चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा सवाल उठता है, तमाम कमियां गिनाती गई हैं, सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हैट्रिक लगाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, इस पर राजनीतिक विश्लेषक से भी हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में, और क्वेश्चन आवर में 2027 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में रणनीति बनी, हैट्रिक लगाने का दावा किया जा रहा है, और हैट्रिक आखिरकार कैसे लगाई जाएगी, क्या ये रणनीति काम कर दिखाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं जो कि इस चर्चा में शामिल हैं। सीधे राकेश जी आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी क्या इस रणनीति के तहत जो हालिया बैठक हुई और उसमें रणनीति तैयार की जा रही है, बूथ लेवल तक जाने की बात की जा रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात की जा रही है, हर तरह से पुरजोर कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इस रणनीति के तहत प्रदेश में जीत हासिल हो पाएगी, हैट्रिक लग पाएगी? देखिए निशी जी, भारतीय जनता पार्टी टोटल डाटा पे काम करती है। आज से 2 महीने पहले उनका ये सारे कार्यक्रम शुरू हो गए। ये तो आज आपके सामने कोई बैठक हुई जिसकी जानकारी आपको हो गई, लेकिन 1 साल पहले निर्धारित हो जाता है कि हमको किस स्तर पे चुनाव लड़ना है और हमारा डाटा क्या है। आप देखिए कि अभी कुछ समय पहले नवंबर दिसंबर में यहाँ पे SIR का सर्वे शुरू हो गया था। सारे मोहल्ले मोहल्ले में जाके 84 लाख 85 लाख वोट यहाँ पे वोटर थे जिनका सर्वे हुआ। सर्वे में 24 लाख नए लोग SIR करा के जुड़े, जो 2003 की मतदाता सूची में यहाँ नहीं थे। 24 लाख लोग। तो वो 24 लाख लोग कौन हैं? अगर वो उत्तराखंड के मूल हैं तो उनका 2003 में उनके परिवार की गणना क्यों नहीं थी यहाँ? इसका मतलब होता है कि 24 लाख नए मतदाता दूसरे राज्यों के आके यहाँ पे जो 2003 में यहाँ नहीं थे। जैसे मैं 2003 में यहाँ था तो मेरा अगर SIR में नाम आ गया तो मेरे बच्चों का भी आ गया, मेरी धर्मपत्नी का भी आ गया, और बाकी लोग जो मेरे रिश्तेदार थे, ब्लड रिलेशन वाले, सबके आ गए। लेकिन 2003 में वो 24 लाख मतदाता उत्तराखंड में नहीं थे, और वो 24 लाख मतदाता SIR करा के उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में आने वाले आ गए। तो भाजपा इस डाटा पे काम करती है। अब 83 लाख, अगर 85 लाख वोट आपके प्रदेश का है और 85 लाख में 24 लाख वोट पहुंच गए आपके पास, तो आप मुझे बताइए कितने प्रतिशत वोट का इन्फ्लुएंसर चल रहा है? ये लगभग 27 से 28% का। किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए कितने वोट चाहिए? अब बताओ, हमारे जितने विपक्षी दल हैं ये तो नाली, खड़ंजा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, जो युगों से मुद्दे चल रहे हैं, सबकी सरकार में आती है। कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ विकास की समस्याएं, कुछ अधूरे विकास की समस्याएं, कुछ कमीशनखोरी, कुछ भ्रष्टाचार, कुछ, ये सबकी सरकार में पिछले 70 सालों का इतिहास रहा है, 80 सालों का इतिहास रहा है। लेकिन डाटा पे काम करने वाला तो एक ही दल है।
अगर वो इस दावे को पुख्ता से कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे, तो उनकी नजर उस डाटा पे है कि ये 24 लाख लोग आए हैं, ये किधर जाएंगे, वो किसको मदद करेंगे, वो कौन कौन सी विधानसभा इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये डाटा कलेक्शन क्या ये अपने लिए किया जा रहा है और इसके जरिए समझा जा रहा है? आप ऑनलाइन जाइए, अभी गूगल कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा निकाल लीजिए। उसमें जितने 63 लाख लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है जो 2003 में यहां थे, उसमें भी 10, 12, 15% बाहरी लोग रहे, 20%, 12 से 15%, और 24 लाख नए आए। अगर 83 लाख में 24 लाख नए आए तो कितने प्रतिशत हो गए? अभी नए वोटर जुड़ने हैं, लेकिन जो SIR करवा के अपनी दूसरे जगह की सदस्यता छोड़ के यहां ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी संख्या 24 लाख के आसपास है। तो अगर उस डाटे पे वो काम कर रहे हैं, तो डाटा तो भाई उनकी निगाह कहां है? बूथ स्तर पे है। उनके पास तो पन्ना प्रमुख है, उन्हें पन्ना प्रमुख को यह पता है कि फला मोहल्ले में, फला गली में, फला मिश्रा जी का घर है, रावत जी का घर है, भाटिया जी का घर है, भंडारी जी का घर है। पन्ना प्रमुख को पता है मिश्रा जी कब से हैं, रावत जी कब से हैं, भंडारी जी कब से हैं, ये भी पता है। नहीं पता है तो उनके बुजुर्गों ने उन्हें बता दिया है। वो भी नहीं पता है तो इलेक्शन कमीशन का डाटा उन पे है। अब बताइए, इस स्तर पर अगर कोई राजनीतिक दल काम कर रहा है तो वो सत्ता के करीब नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? बिल्कुल, मैं यही समझाना विपक्ष के लोगों को चाहता हूं कि वो जो काम कर रहे हैं, कम से कम हमारा भी डाटा बैंक ये तैयार हो, हम लोग भी इस तरीके से, मतलब विपक्षी दल भी इस बात को स्वीकार करें कि नहीं, वो 24/7 पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। आप देखिए आज की उसमें जो बैठक हुई जिसमें JP नड्डा जी आए, और पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में भाजपा ने बिना प्रभारियों के साथ कोर कमेटी की बैठक की। तो फूक फूक के कदम रख रही है, एक एक स्टेप ऐसे उठा रही है कि जैसे उसे कल ही चुनाव लड़ना है, और हम ढोल पीटते जा रहे हैं, वो डेटा पे काम करते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि लगभग 30-40 लाख लोग बाहर के हैं, उन्हें कैसे संभालना है, उनको किसका नेता बनाना है, उसमें से कैसे वोट कन्वर्ट कराना है, उन्हें पता है। आप में से कितने लोग प्रयास कर रहे हैं? तो ये समझना और ये दिखाना, अब राजनीति बहुत इजी नहीं है। और अंतिम में आपको मालूम ही, आज से 10 दिन से, जब से आपने ये राजनीतिक क्षेत्र छेड़ा है, तब से मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप चाहे जितना सड़क नाली खड़ंजे के मुकदमे उठा लो, चाहे जितने मुद्दे उठा लो, अंतिम में ये जाएगा 80 और 20 पर ही, क्योंकि ये सनातनी प्रदेश है। यहां जब तक आप विकल्प के रूप में नहीं आओगे राजनीति में, तब तक राजनीति की धुरी चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए विकल्प के लिए आना जरूरी है। और आज इसी दिशा में ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दिशा में इनकी भाषा भी वही बता रही है, इनकी कार्य करने की बूथ और पन्ना की स्थिति भी वही बता रही है। ठीक है। तो ये बातें हर राजनीतिक दल को, चूंकि इसीलिए मैंने आज इसका मतलब रहस्य आपको खोला, और आप जाके सारे विद्वान जो बैठे हैं विपक्ष के, ये जाएंगे और अपने घर गूगल पे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा निकाल के और चेक करेंगे कि मिश्रा जी ने जो बात बताई क्या सही है। अगर है तो आप जाके उस पर तैयारी शुरू करो। ऐसा थोड़ा है कि ये सारे लोग इन्हीं के हैं, उसमें से बहुत से लोग आपकी विचारधारा के होंगे, लेकिन क्या आप वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या उन्हें अपने साथ जोड़ पाएंगे? अब राजनीति 24/7 की है। अब राजनीति बैठकों की नहीं है, अब राजनीति बड़ी बड़ी सभाओं की नहीं है। अब राजनीति में आपको 24 आवर्स निगाह रखनी है, अपने लोगों से मिलना है और अपनी टीम को तैयार रखना है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात जो निकलकर सामने आती है वो ये आती है कि 2027 चुनाव आसान नहीं होने जा रहा है। इतनी आसानी से इस जीत को नहीं जीता जा सकता, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो बैठकें कर रही हैं उसके जरिए भी तमाम रणनीतियों पर सीधे 2027 के टारगेट रखते हुए कार्य किया जा रहा है। और 24/7 इलेक्शन मोड में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। एक लाइन में बोल, हाँ। जैसे अभी आपने कहा ना कि चुनाव बहुत इजी नहीं होता है, कोई भी चुनाव इजी नहीं होता है, लेकिन परिणाम बहुत इजी आ जाता है इनका। बिहार चुनाव देखा आपने,
आप रुकिएगा, बंगाल चुनाव भी देखिएगा। ये इजी बना देते हैं डाटा पे। ये यानी कि समझ रहे हैं। मैथमेटिकल और कैलकुलेटेड इस अलजबरा, वक्त बीजेपी अलजबरा फूक मैम, फूक कर अलजबरा। कदम रखती हुई नजर आ रही हाँ, इनका बीजगणितीय सूत्र है। है। ठीक है, a प्लस ए बिल्कुल। बराबर ए स्क्वायर वाला है। बिल्कुल। एक तरफ हम लोग जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उसके जरिए दोनों का समीकरण बिठाकर ही चुनाव जीता जा सकता है। अभिषेक भंडारी जी, क्या आपकी ओर से भी इस विषय पर काम किया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ उस वक्त चल रहा है? देखिए, संजीव वर्मा जी और इनकी पार्टी तो 24/7 इलेक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने इन मुद्दों से, जो कि बिल्कुल सरकार पर निशाना साधते हुए जो लगातार विषय उठाए जा रहे हैं, सरकार की खामियां गिनाई जा रही है, क्या इससे आप लोगों की दाल गल जाएगी या फिर कोई और रणनीति भी आप लोगों की ओर से बनाई जा रही है? निशी, अभी आप बता रहे थे कि पन्ना प्रमुख या बहुत छोटे लेवल पे भाजपा काम कर रही है, करती है भाजपा, ऐसा नहीं है कि भाजपा करती है। और हमारे बड़े भाई राजेश मिश्रा वरिष्ठ विश्लेषक हैं, उन्होंने भी बताया। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा यहाँ पे जैसे विधानसभा है, विधानसभा में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत, आपको कई चीजें बताऊंगा। और एसआईआर पे हमारे, जब से भारत सरकार की अधिसूचना जारी हुई, एसआईआर पे उस समय से वर्क हो रहा है। हमारे हर जगह बीएलओ तो सरकारी होते हैं, हमारी पार्टी में बीएलओ होते हैं, तो अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं। आप शायद एक दिन उसी चर्चा भी करी थी कि जो हमारी कौन कौन जगह क्या क्या बने थे। तो मैं आपको बताऊं, पार्टी, हर एक पार्टी का अपना चुनाव लड़ने का पैटर्न होता है। निसंदेह मिश्रा जी ने बताया कि डेटा पे काम हो रहा है, डेटा पे काम वो पार्टी भी करती है, हम भी करते हैं, और कई पार्टियां जो भी काम करती होंगी, कईयों की रणनीति अलग होती है। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मिश्रा जी बेसिकली मूल कहां से है? उत्तर प्रदेश से। अब आप उत्तर प्रदेश से चाहे इस बार आए, इससे एक पीढ़ी आए, 2 पीढ़ी आए, 10 पीढ़ी पहले आए, कोई ना कोई आएगा जाएगा। अब जैसे हम भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, कई जगह कई लोग नागरिकता लेते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में 15 दिन में 6 मर्डर, 7 मर्डर, आदमी की रूह कांप रही है। मिश्रा जी, सुबह आप घर से निकलेंगे, आपको यह पता नहीं है कि मैं सुबह से शाम तक वापस आऊंगा। इस तरह का हमेशा, ये तो किसी का भी है कि मौत किसी की भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से भयावहता का माहौल इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रूप में, कोई आम आदमी, आप बताइए हमारे प्रदेश के कितने लोग यहां पे लाभान्वित हो रहे हैं? सारे के सारे छोटे, मैं ठेकों की बात नहीं कर रहा हूं, ठेके भी हैं उसमें, सारे काम करने वाले अदर प्रदेश के हैं, बेसिकली उसमें गुजरात है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे अभी 4 धाम यात्रा शुरू होगी, केदारनाथ मंदिर में जो फूल बिनने वाले होते हैं ना, अब गुजरात से आ रहे हैं। तो आपने ठीक बोला कि ये एक बहुत छोटे डेटा पे काम हो रहा है, ये भी एक बहुत छोटे डेटा पे काम हो रहा है, जो मैं मंदिर में फूल गिनने वाली, गूंथने वाली बात बता रहा हूं। लेकिन जब आदमी की, आप किसी को अमृत पिलाओगे, अमृत पिलाओगे, अमृत पिलाओगे, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा इस अमृत में जहर है, नशा है, आप में आपका कोई फरेब है, आपकी अपना कोई निजी स्वार्थ है, उस दिन आदमी की आंख जरूर खुलेगी। ऐसा नहीं है, सत्य हमेशा सत्य होता है। हम आंख बंद करके रात को दिन नहीं बोल सकते हैं। यहां पे अभी आप देखोगे, भाजपा के खुद अपने विधायक अपनी सरकार से नाराज है, अपने कार्यकर्ता, मैंने अभी इससे पहले अपनी उसमें बोला था, महेंद्र भाटी के मुंह से माइक छीन लिया था। इनसे कर्मचारी नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है, जनता नाराज है। जब जनता
देखिए पार्टी बदलती में है। आपसी कलह जरूर जनता- चलती है, लेकिन नहीं, उसके बाद भी तो निशी जी, जीत हो रही है ना। इसी जनता ने अभिषेक ऐसा जी, नहीं है। देखिए अभिषेक जी, इसी जनता ने अभिषेक कांग्रेस अभिषेक को जी, सत्ता दी। वही एक वाली चीज बात हाँ, होगी ना, हाथी के उनके दांत नेता दिखाने के नाराज हैं। कुछ और मान ली- खाने के कुछ। हाँ जी। वो इसी प्रकार का है कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, और आप भी उस मुद्दे को पकड़कर खींचतान करते हुए नहीं, नजर आते हैं और कौन सा अपना आप मुझे मुद्दा बताइए, भूल कौन जाते सा हैं। मुद्दा? नहीं, जैसे आप बताइए। मान लिया भाजपा का कोई विधायक अपने पार्टी से नाराज है और भाजपा ने उसका टिकट काट दिया, जी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, जी अब आप बताइए फिर क्या होगा? एक चीज बताइए, आज भाजपा की सरकार 20 से 22 नहीं, विधायकों का टिकट अभी इस 2017 बार वो आप 2027 आपकी में बात कटेगा। अरे मिश्रा जी, आपकी बात को भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्रियों के चेहरे तक बदलते देखे और एक एक महीने 2-2 महीने में बदलते देखे। वो आप बात बिल्कुल सही बोल रहे इस बात की हो, है लेकिन कि अगर वो आज डाटा पे इन्होंने काम कर रहे एक हैं, मैसेज और भी दिया बिल्कुल, है वही कि हम यही बात का राष्ट्रीय मुद्दों समीकरण पे- है। राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे तो हाँ। राष्ट्रीय मुद्दे क्या यूजीसी जैसे होंगे या अब थोड़ी देर अभी तो पहले मैं- भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे नहीं, कि यूजीसी वाला नहीं, मुद्दा चलेगा, मिश्रा जी, आप मेरी बात को बंद पहले- होगा। मैं पहले ये तो कंप्लीट भाजपा कर का, दूं। क्योंकि हम तो भाई फॉरवर्ड क्लास मैं से पहले आते कंप्लीट कर दूं। हैं। अगर हमारे बच्चे पहले से यूनिवर्सिटी जाने से पहले अपराधी घोषित कर दिए नहीं। जाएंगे तो हम तो विचार करेंगे ही। हाँ, मिश्रा जी, मैं अभी एक बार ठीक है। मेरी बात को मैं ठीक है। क्या राष्ट्रीय मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा तो यूजीसी जैसे होंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैं रक्षा मंत्री जी का एक बयान सुन रहा था, अभी उन्होंने स्पीच दी कि एक जनरल नरवणे साहब की किताब अप्रकाशित या प्रकाशित जो भी हो समझो, लेकिन उन्होंने बोला अब इतने कठोर कानून इस देश में बनेंगे कोई, अब इसका मतलब आप लोकतंत्र में डरा रहे हैं। अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया एपस्टीन फाइल का, ठीक है। तो वहां पे एक संसद ने एक पारित, वो बता रहे हैं कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और इस तरह के आज के बाद अपराध नहीं होंगे, कोई भी अपनी कोई शिकायत करेगा बहुत इजीली सुनी जाएगी, क्योंकि एपस्टीन ने किस तरह से सरकारों को दूसरे सबको गुमराह किया, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं हम सरलीकृत करेंगे कानून को। और ये तो यही तो हमारे- समझने की बात हमारे होगी ना, रक्षा केंद्रीय मुद्दे मंत्री बोल रहे आखिरकार हैं क्या कि हम कुछ ऐसे रहने वाले कानून हैं। बनाएंगे ठीक है, आते हैं जो- अभिषेक जी, संजीव जी आपके पास आती हूँ। संजीव जी, देखिए बड़ा सवाल ये है कि रणनीति पर काम हो रहा है, 24/7 इलेक्शन मोड में बीजेपी है, 2027 में हैट्रिक लगानी है, चिंता का विषय है, प्रेशर है, और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा केंद्रीय मुद्दों पर। आखिरकार वो केंद्रीय मुद्दे कौन से रहने वाले हैं? देखिए, हम केंद्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट इस समय उत्तराखंड में लगातार हो रहा है, और जिस प्रकार से हम यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है और पूरे देश भर में यूसीसी की मांग हो रही, तो एक तरह से उत्तराखंड एक लीडिंग भूमिका में आज है। और लगातार जिस प्रकार से डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, अब बेरोजगारी दर देखें तो इस समय उत्तराखंड की बेरोजगारी दर न्यूनतम है। रोजगार देने की दिशा में हम लोग 26,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है। और यदि हम केंद्र की बात करते हैं, अभी देखें जिस प्रकार से जो पहले मनरेगा के नाम पर कांग्रेस पार्टी वर्षों से भ्रष्टाचार करती आई है, जहां इनकी सरकारों में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था और 100 दिन का रोजगार उन लोगों को दिया जाता था, कुछ मरे लोगों का, कुछ जिंदे लोगों का, और जो ज्यादातर जो नाम इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी, इनके विधायक जो भी नाम उसके अंदर डाल दिया करते थे, एक तरह से पूरी की पूरी फर्जी नहीं, नीति चलती थी। अभी की सरकार में, इनकी भाजपा की सरकार में एक दुर्गेश्वर लाल विधायक है, उनकी और उनकी पत्नी का नाम मनरेगा में है। तो ये कुल क्या बात कर रहे हैं? हमारी सरकार ने किसका नाम डाला? और आप बात कर रहे दुर्गेश्वर लाल विधायक और विधायक की पत्नी का नाम मनरेगा में है। गजब हो गया इन लोगों को। द्वारा किया गया है। इसी तरह से एक ऑथेंटिकेटेड डाटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से उन लोगों के खातों में पैसा जा रहा है। किसी भी प्रकार का कहीं से कहीं तक भ्रष्टाचार नहीं है। किसानों को उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों को
चाहे हम ठीक है संजीव जी, हम किसी यहाँ भी इन माध्यम मुद्दों को से तो समझ देखें, पा रहे हैं कि केंद्रीय किसानों को मुद्दों लाभ पर हो रहा बीजेपी है, चुनाव हर वर्ग लड़ने को वाली लाभ है। हो रहा है। लेकिन संजीव जी और जरा एक अभी और जवाब मुझे दीजिएगा आप, इस बैठक में एक और चीज पर मंथन हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इस जन्म में ही होगा या फिर किस जन्म में होगा? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत जल्दी होगा और ये माननीय जी। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। वो जब उचित समय देखेंगे, उचित माहौल देखेंगे या उचित पाएंगे, उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बहुत जल्दी होगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ी प्रतीक्षा करनी संजीव जी, चाहिए। धैर्य तो बहुत समय से रखा है, इसलिए प्रदेश जिस की प्रकार चिंता से हो जाती कांग्रेस है। पार्टी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो अपने आंतरिक कलह से लगातार जूझ रही है, उनके पास बोलने के लिए आज कुछ नहीं है। वो केवल और केवल नेगेटिव राजनीति करते हैं और जिस प्रकार से केंद्र में इनके राहुल बाबा पूरे देश को भ्रमित करने का काम करते हैं, पूरे देश को डिफेम करने का काम करते हैं, देश में भी और विदेश में भी। उनको शर्म आनी चाहिए। और उसी प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो नेता जिनका विजन विकास की ओर कदापि कभी था ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपने यूसीसी का जिक्र करा, आपने तमाम कानूनों का जिक्र करा है। संजीव जी, एक जवाब लेना चाहूंगी आपसे छोटा सा, कि आपने तमाम कानूनों का जिक्र करा, यूसीसी और तमाम, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए कानून हो या फिर आपने लफ्जियात तुगजियात, सबका जिक्र करा, लेकिन कानून व्यवस्था उस कानूनों के बाद भी क्यों ठीक नहीं हो पा रही है? इतने सब कानून बना दिए गए, फिर भी कानून व्यवस्था ही नहीं संभाली जा रही है। दिक्कत का तो विषय है। निश्चित जी, देखिए, कानून व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो अभी विगत दिनों जितने भी यहाँ पर क्राइम हुए, उनमें कोई भी ऐसी घटना नहीं जो जिसका खुलासा ना हो पाया हो। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रकार के जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि ना हो, इस प्रकार का कोई भी। ये जब पहला मर्डर हुआ था तब भी यही बात कही गई थी, और अब 5वां मर्डर हो चुका है तब भी यही बात की जा रही है कि आगे से इस तरीके की परिस्थिति ना उत्पन्न हो, इस पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन फिर कोई मर्डर हो जाता है, फिर सनसनी में पूरा देहरादून, पूरा प्रदेश इस वक्त बना हुआ है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सीधे सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। संजीव जी, ये मुद्दा भी बेहद संवेदनशील इस वक्त सरकार के लिए बना हुआ है। दीपक रावत जी, जवाब लेना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार लगातार आपने सभी की बातों को समझा, यूकेडी क्या जिन मुद्दों पर काम कर रही है, क्या वो मुद्दे काफी हैं? निश्चित रूप से देखिए, जनता को, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जुमला पार्टी अगर हम कहें तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप देखिएगा कि ये नए नए हर बार इलेक्शन जीतने के लिए एक नया जुमला गढ़ते हैं, जनता के बीच फेंकते हैं। लेकिन 25 वर्षों के बाद अब सरकार को, जनता को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लिए हाथी के दांत कुछ दिखाने समान, हाथी के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है। ये आज भी उन्हीं मुद्दों का, आज भी ये पैमाना किसको बनाते हैं? कांग्रेस को। एक बार भी ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस से अलग हटके इन्होंने क्या करा। ये कहते हैं कि हमारी सारी गलतियां इसलिए माफ कर दी जाए क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी गलतियां कांग्रेस में अपने राज्य में कर चुकी है। ये कौन सा कुतर्क तर्क हुआ? जितने इनके, आप केंद्र के इनके मंत्री देख लीजिए, आप इनके राज्य के इनके मंत्री देख लीजिए, ये तर्क भी ऐसा देते हैं कि गले नहीं उतरता। आपको अपना अलग पैमाना बनाना चाहिए, लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं। वही कांग्रेस के रोड़ों को चौड़ा कर दिया तो आपने पीठ अपने थपथपा रहे में। हमारा सिर्फ इतना कहना है, कौन सी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया हो? जब सत्ता, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी है इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, गति थोड़ी तेज हुई है, लेकिन इनके पास कोई अलग नजरिया नहीं पेश कर पाए हैं इस प्रदेश के लिए। तभी तो आज भी ये प्रदेश मूलभूत सुविधाओं के साथ, मूलभूत समस्या के साथ जूझ रहा है। स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान यह है कि स्वास्थ्य मंत्री कुछ और बोलते हैं और धरातल में स्थिति कुछ और होती है। शिक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं, शिक्षा की व्यवस्था हालत, लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के बारे में हर बार कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, स्थिति ये हो गई कि लड़कियां सरेआम काटी और गोलियों से मारी जा रही हैं। ये झूठ है क्या? ये स्वभाव था कि इस प्रदेश का, ये किसने देन दिया? 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में। और मैं आपको बताना चाहूं, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, आप जितने किताबें पढ़ लीजिए, आप जितना भी
डाटा इकट्ठा कर लीजिए। जनता जब सत्ता उखाड़ती है ना, तो वो डाटा की सारे के सारी किताबें आग में फेंक देती है। इतिहास रहा है। ठीक बड़े है। से बड़े जितने ठीक भी जितने भी आप कोई भी एक देश उठा लीजिए, जब जनता सड़कों पे आती है और अपना हक मांगती है, तो वो डाटा नहीं देखती है। इस गलत में मत रहिएगा कि डाटा आपको ठीक है। जिता देगा इस प्रदेश में। ठीक है, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। माफी चाहूंगी आप सभी पैनलिस्ट से, समय की कमी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, 17 फरवरी को प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी, तो 7 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रशिक्षण अभियान चलेगा। पूरी रणनीति मेल जोल करते हुए तैयार कर ली गई है। कहा जा रहा है इस बार हैट्रिक लगाई जाएगी, लेकिन आखिरकार होने क्या वाला है, आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये सब फैसला जनता के हाथ में है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।